नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, आप लोगों का मैं विक्रम वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप लोग को एक बार बताना चाहेंगे कि जो पॉइंट नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 6 दोनों को मिक्स करके आज के क्लास में क्वेश्चन होगा, जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री और फिर मूल्यांकन प्रणाली, ये दोनों से संबंधित आज के क्लास में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन। और ये हम लोग का इस शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लोग जो क्लासेज होगी उसमें विगत वर्षों के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन उठाएंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यूजीसी पूछ रहा है शिक्षण अभिवृत्ति से, और क्या हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही राह पे है या क्वेश्चन का लेवल हम लोग क्या प्रैक्टिस में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो प्रथम प्रश्न पर शिक्षण अभिवृत्ति, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उच्च शिक्षा में ICT, ये दोस्तों 1CT नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये ICT है। ठीक, तो उच्च शिक्षा में ICT की भूमिका के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और आगे ऑप्शन दे रहा है। पहला है कि शिक्षण में ICT छात्र प्रबंधन के साथ स्टाफ प्रबंधन में भी सहायक होता है। दूसरा है कि ICT डिजिटल पुस्तकालय एवं डिजिटल संसाधनों के सृजन में सहायक होता है। और आगे दे रहा है ऑप्शन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, पहला केवल 1, B केवल 2, C 1-2 और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन वहाँ दोस्तों सही है। तो ये जो दोनों विचार कथन है ये दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्य शिक्षण से तात्पर्य। तो मूल्य शिक्षण से तात्पर्य क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयार करना, गुणों का विकास करना, और अंततः जो ऑप्शन नंबर D है कि व्यक्तिगत का बहुआयामी विकास करना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा मूल्य शिक्षण के तात्पर्य में, तो वो होगा कि व्यक्तिगत का बहुआयामी विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए किन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, मौखिक, B घटनावृत्त, C लिखित और 4 नंबर प्रायोगिक। तो दोस्तों शिक्षार्थी के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसको प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किस से किया जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किस पद्धति से किया जा सकता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं ऑप्शन। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, और D दिया है निर्माणात्मक है दोस्तों, निर्णात्मक नहीं है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं, तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C। आपका ऑप्शन नंबर C सतत मूल्यांकन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर C है 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में दिया है, जैसे हम लोग जो बहुविकल्पी कर रहे हैं, और ये ऑप्शन दे रहा है कि वे सही गलत वाले प्रश्नों के तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। आगे दे रहा है कि वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। आगे दे रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कि वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक
व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहा है कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो चलिए हम लोगों को इसमें से अब ऑप्शन जो सही है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये है कि कार्य विश्लेषण टास्क एनालिसिस का संबंध है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। छात्र की अधिगम संबंधी क्रियाओं से, छात्र की अधिगम संबंधी प्रत्याशित व्यवहार से, और छात्र अधिगम संबंधी परिस्थितियों से, और अपेक्षित निष्पत्ति संबंधी मानदंड के निर्धारण से, तथा उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित निष्पत्ति संबंधी मानदंड के निर्धारण से तथा उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मूल्यांकन की परिणात्मक तकनीकी है। ठीक, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है आपका कि अव्यवहारिक तकनीकी, दूसरा है लिखित तकनीकी, तीसरा है अवलोकन तकनीकी, और चौथा है क्रम निर्धारण तकनीकी। और 5 नंबर भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है दोस्तों। देखिए कमाल की बात है कि अब 5वां नंबर भी ऑप्शन दे दिया है। तो 5वां नंबर है कि लिखित परीक्षा तकनीकी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा तकनीकी। चलिए अब हम लोग को कूट देखना है। पहला है 1 3 4, दूसरा है 2 3 5, तीसरा है 1 2 5, और 4 नंबर है 3 4 5। हम लोग को इसमें से मूल्यांकन की परिमाणात्मक तकनीकी निकालना है। कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यवहारिक, दूसरा जो सही है वो है लिखित तकनीक, और जो तीसरा है वो है क्रम निर्धारण तकनीकी। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा, नहीं सॉरी, जो तीसरा सही है वो है लिखित परीक्षा तकनीकी। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा 1 2 5, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन शिक्षण के मूल्यांकन के तत्वों में शामिल नहीं है। ठीक, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। शिक्षण और छात्रों के सीखने के लक्ष्य का शामिल होना, समयानुसार नवाचार का समायोजित होना, और ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, जो शिक्षण मूल्यांकन के तत्वों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे कोई दोस्तों शामिल नहीं है, क्योंकि शिक्षण के मूल्यांकन के तत्वों को हम आपको एक एक करके लिखवाए थे। आपको बताना चाहेंगे दोस्त जो हमारे नए होंगे इस चैनल पर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, कि हमने शिक्षण अभिवृद्धि से संबंधित 6 क्लासेज ली थी, और वहाँ पे पूरा शिक्षण अभिवृद्धि को पूरा कवर कर लिया जाता, और लगभग पूरा प्रारूप और जो प्रमुख रूप से बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया था। जो चीज़ें से जहाँ बहुत कम उठाता है उन पे भी चर्चा किया गया था। तो आप लोग जो हमारे दोस्त मूल्यांकन से संबंधित क्लास करना चाहता है हो, तो क्लास नंबर 7 है दोस्तों, वहाँ पे क्लास नंबर 7 है, जिसमें मूल्यांकन से संबंधित मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली से संबंधित पूरी क्लास ली गई है, और पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। जहाँ पे अगर ये मूल्यांकन के तत्वों को शामिल नहीं किया गया है, तो वहाँ का मूल्यांकन के तत्व, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन का उद्देश्य, और मूल्यांकन के प्रकार, मतलब जितने भी सारी चीज़ें होती है मूल्यांकन से संबंधित, हमने वहाँ पे बिल्कुल आप लोग को कंप्यूटर आधारित और जांच शिक्षा और मतलब सारी चीज़ें पढ़ाई गई है। तो जो हमारे दोस्त क्लास करना चाहते होंगे तो हमारी वीडियो के लिंक जाएंगे वीडियो में, तो वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी जहाँ पे लिखा है नेट JRF पेपर फर्स्ट। ठीक, तो वहाँ से आप लोग हमारी वीडियो की मूल क्लासेज जो होती है इसकी देख सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस है, और अगर प्रैक्टिस केवल आप लोगों को देखना है तो नेट JRF पेपर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व एक करके है, तो वहाँ पे आप लोग को सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। और वहाँ पे यूनिट वाइज आप लोगों को पढ़ाया भी गया है पूर्ण रूप से, और यूनिट वाइज आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी कराया गया है। कुछ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, कुछ विगत वर्षों का क्वेश्चन कराया जाता है, ताकि कहीं से भी अधूरा ना रह जाए तैयारी। और अब की बार JRF बस टारगेट दोस्तों, नेट ही क्यों, अगर हम लोग 2-4 नंबर के फासले से नेट होते हैं तो फिर नेट ही क्यों नहीं JRF। तो यह है दोस्तों, जिन हमारे दोस्त का मान लीजिए जो इनका ओवर एज हो गया हो कि JRF से ऊपर चलकर केवल नेट ही हो सकते हैं, तो उनके लिए सॉरी, लेकिन जो अभी हमारे अपेयरिंग में चल रहे हैं भाई साहब, या अपेयरिंग में दे रहे हैं, या अभी नई पहली बार, या अभी उनका एज है, तो फिर भैया सबके लिए वहीं। तो चलिए हम लोग गुड ही क्यों करें, बेस्ट क्यों करें, बेटर क्यों बेस्ट करें ना।
तो बेस्ट देंगे हम लोग। चलिए एक्सीलेंट मारेंगे दोस्तों, बेस्टी के अब एक्सीलेंट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण मूल्यांकन के प्रकार है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, चयनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। 3 ऑप्शन दे रहा है और नीचे कोड दे रहा है पहला, और बी में दे रहा है 1 2, सी में दे रहा है 2 3 और डी में दे रहा है 1 2 3। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि शिक्षण मूल्यांकन के प्रकार है तो ये तीनों है दोस्तों, चयनात्मक भी और योगात्मक भी और निदानात्मक भी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च शिक्षण में क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन के तत्वों में कौन शामिल है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है ये दे रहा है। तो आपका जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, चाहिए देखते हैं। सेमेस्टर है, परीक्षा फल है, क्रेडिट हस्तांतरण है और ग्रेडिंग है। तो जो यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन तत्वों में शामिल नहीं है वो है आपका परीक्षा फल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रेडिट प्रणाली में यूजीसी के कितने अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की गई है। तो वो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 10 अंकों की, इस पर हमने चर्चा किया था कि जिसका 10 अंक होता है अति उत्कृष्ट होता है, और फिर जिसका ना होता है वो अति अच्छा, मतलब सबसे अच्छा होता है। 8 होता है तो बहुत अच्छा होता है, फिर 7 होता है तो बस अच्छा होता है, फिर उसके बाद नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो मतलब औसतन, फिर उसके बाद मतलब 0 से शुरू होता है। एक ए बी होता है जिसमें आपकी मतलब फेल रहेंगे, अनुपस्थिति रहेगी। पी आपका जो एफ रहेगा तो वो फेल रहेगा, पी रहेगा तो पास रहेगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो बी आएगा, फिर बी प्लस आएगा, फिर सी आता है, फिर सी, बी आता है, फिर बी प्लस आता है, फिर आपका ए आता है, फिर ए प्लस आता है, फिर ओ आता है। वो जो होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम में सबसे ऊपर होता है जिसके अंक 10 होते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें पूछा है कि क्रेडिट प्रणाली में यूजीसी ने कितने अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की है। तो वो है दोस्तों 10 अंकों की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर आधारित जाँच में शिक्षार्थी अगले प्रश्न पर जाने हेतु किस बटन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये आपका ऑप्शन आ गया। ये तो चूँकि एक तरफ से कहे तो ये कंप्यूटर का भी है, लेकिन ये एक टॉपिक भी था हम लोग का कंप्यूटर जांच प्रणाली करके, तो उस पर हमने चर्चा भी किया था क्योंकि उसमें साफ सीधे सीधे दिया था कि किस बटन से दबा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने इस पर चर्चा भी किया था कि दोस्तों इसको नज़र रख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो होता है दोस्तों सेव एंड अगला बटन, मतलब नेक्स्ट बटन, सेव एंड नेक्स्ट बटन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हमें लग रहा है सभी लोग मोटा मोटा जानते ही हैं कि अगला क्वेश्चन पर जाना है तो हम लोग को सेव करके नेक्स्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, सबमिट कर देंगे तो मतलब पेपर सबमिट किया जाता है, सेटअप बटन नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो ए है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के नवाचार में किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ये सभी। दोस्तों मूल्यांकन के नवाचार में सभी विधियों जो दिया गया है सबका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। मूल्यांकन में नवाचार से प्रभावी होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षार्थी का लक्ष्योन्मुख विकास और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि मूल्यांकन में नवाचार से प्रभावी होता है। तो दोस्तों शिक्षक की प्रक्रिया भी प्रभावी होती है, व्यवहार भी प्रभावित होता है और लक्ष्योन्मुख विकास भी प्रभावी होता है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर पर डी होना चाहिए। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चूँकि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही उसका मूल्यांकन कहलाता है। यह कथन किससे संबंध है। किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही उसका मूल्यांकन कहलाता है, यह कथन किससे संबंध है। तो ये कथन दोस्तों आपका एडम्स, बीओ स्मिथ, मॉरिसन और रियांस, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो आपका संबंध है दोस्तों, किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही उसका मूल्यांकन कहलाता है। तो यह कथन किससे संबंध है। तो दोस्तों जो आपका ये कथन संबंध है वो है एडम्स से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ये एडम्स। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रक्रिया या
अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रणाली में एक कौन सा शामिल होता है। शिक्षण सहायक प्रणाली में एक कौन सा शामिल होता है। तो शिक्षक कौशल, शिक्षक सामग्री और सहायक शिक्षण। तो दोस्तों और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों शामिल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि शिक्षण प्रणाली में शिक्षण कौशल, शिक्षण सामग्री और सहायक शिक्षण ये तीनों सम्मिलित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन दे रहा है कि परंपरागत शिक्षण प्रणाली में शिक्षण कौशल तथा शिक्षण के विषय में विस्तृत होते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि परंपरागत शिक्षण प्रणाली में शिक्षण कौशल तथा शिक्षण के विषय विस्तृत नहीं होते हैं। और आगे दे रहा है आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दे रहा है, केवल ए ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें केवल एक, बी में 2, सी में 1 2 दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, तो परंपरागत शिक्षण प्रणाली में शिक्षण कौशल तथा शिक्षण के विस्तृत नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के परंपरागत सहायक प्रणाली में सामग्री में शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है और 4 नंबर में ये सभी लिखा है। तो ब्लैक बोर्ड, मानचित्र और ग्लोब। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से ध्यान दीजिए कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण के परंपरागत सहायक प्रणाली में सामग्री में शामिल है। तो उसमें दोस्तों समझाने के लिए बच्चों को, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि समझाने के लिए फिर ब्लैक बोर्ड पे मानचित्र, ग्लोब ये सभी का सहारा लिया जाता है। तो उस तरह से दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कथन दिया है कि व्यवहारिक परीक्षा छात्रों के क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कौशल परीक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। पहला कारण है कि आर साक्षात्कार परिमाणात्मक तकनीकी का भाग है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे छांटते हैं कौन सा आंसर सही है। कोड दे रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। और सी दे रहा है कि ए सत्य है, आर परंतु मतलब असत्य है, और ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है, हम लोग को जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पे व्यवहारिक परीक्षाएं छात्रों के क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कौशल परीक्षण के लिए आवश्यक है, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि साक्षात्कार और परिमाणात्मक तकनीक का भाग है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे दे रहा है पहला कि परंपरागत शिक्षण प्रणाली में बौद्धिकता का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका दे रहा है कि शिक्षण निर्देशात्मक तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन इसका दे रहा है। क्वेश्चन पहले क्या पूछ रहा है ये हम लोग को ध्यान देना है। देखिए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक, नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, पहला दूसरा और फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि इसमें देख लीजिए, पहले ध्यान से देखिए, परंपरागत शिक्षण प्रणाली में बौद्धिकता का विकास अपेक्षाकृत कम होता है, ये सही है। क्योंकि दोस्तों परंपरागत में क्या होता है, ये आश्रम में जाके, जैसे कि हम लोग एक उदाहरण तौर पर लिए थे, जैसे रामायण में और महाभारत में एक मतलब आप लोगों को, जिससे कि आप लोग को विजुअल हो जाए और आप लोग को इमेजिन कर पाए सही, क्योंकि हम लोग जैसे महाभारत और रामायण देखे ही हैं। ठीक है, हर बच्चा देखा है लगभग। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो गुरु होते हैं वो बच्चों को ले जाके अपने आश्रम में, मतलब गुरुकुल में, वहाँ पे देते थे शिक्षा। ठीक है, तो ये दोस्तों वहाँ पे बौद्धिकता का विकास अपेक्षाकृत कम होता था। ठीक है, तो और दूसरा जो है कि शिक्षण निर्देशात्मक तथ्यों पर आधारित होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो जिस तरह ये दोनों ऑप्शन सही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च शिक्षा में ICT के संबंध में एक कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। इससे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। और अगला दे रहा है कि उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा में सहायक होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है
केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही होगा, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि इससे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यह उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ICT निम्न में से किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, देख लीजिए। छात्र या शिक्षार्थी प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, स्टाफ प्रबंधन और ये सभी। तो जो आपके ऑप्शन सही होंगे वो हो जाएंगे आपके ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूल्यांकन बात करता है और 4 ऑप्शन दे रहा है। सर्वांगीण विकास का, निरंतरता की, और सर्वांगीण विकास और निरंतरता दोनों की, और अवधारणात्मक मूल्यांकन की। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही होगा वो होगा सर्वांगीण विकास और निरंतरता की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, दोनों की। ठीक है, और दोनों में दोस्तों ए और बी ये ऑप्शन दिया है। अगला है कि मूल्यांकन को भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा कब परिभाषित किया गया था। तो ये दोस्तों हम आप लोगों से मतलब पर्सनली तौर पे कहते हैं कि देखिए भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए आ भी गया है। तो ये दोस्तों 1966 में परिभाषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि मूल्यांकन को भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा 1966 में परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्रों की नहीं होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, वस्तुनिष्ठता, विषयनिष्ठता, विश्वास योग्य, और जो एक आपका और ऑप्शन है सी नंबर के अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग। तो देखिए एक बार और ध्यान से क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्रों की नहीं होती है। यहाँ पे नहीं होती है दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ना कि होती है। तो जो आपका इसके अकॉर्डिंग उत्तर होना चाहिए वो होगा कि अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दें। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण की मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित करते हैं? कूट में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, देखिए आगे कूट किया दे रहा है। शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान है। जब हम पढ़ते हैं तो अनुदेशन और अनुकूलन के बीच कोई अंतर नहीं होता है। और शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है शिक्षण का अर्थ सूचना प्रदान करना है। और ये 6 नंबर दे दिया कि अधिगम के घटित हुए बिना कोई भी शिक्षण कार्य कर सकता है। देखिए अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए थे पिछले ये 4-5 दिनों में 200 लगभग क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लेकिन अभी तक में सबसे बेहतरीन और एक क्वालिटी वाला क्वेश्चन आया है। और क्वालिटी वाला क्यों? देखिए क्वेश्चन बहुत है आसान, लेकिन दे दिया है 6 ऑप्शन। अब आप लोग 2 से 3 पढ़ के ही बजाएंगे, कहेंगे यार छोड़ो नेक्स्ट का भी देखा जाएगा, पहले अगला क्वेश्चन कर ले। लेकिन है ये बहुत आसान क्वेश्चन। तो आप लोगों को जहाँ ज़्यादा ऑप्शन देखे वहाँ भागिएगा मत। सबसे आसान, सबसे सस्ता जिसे कहते हैं ना, तो वहीं होता है क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं और इसको हल करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान होते हैं, जो कि सही है, बात है दोस्तों। और नेक्स्ट जो है कि इसमें जो सही होगा कि शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक है। इस पर भी चर्चा हुई थी। और फिर अधिगम के घटित हुए बिना भी कोई शिक्षण कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो जैसे पहला है शिक्षण और प्रशिक्षण एक समान है। जो 4 नंबर है शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। और नेक्स्ट जो है कि अधिगम के घटित हुए बिना कोई भी शिक्षण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 1 4 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों कोई भी यहाँ पे मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। न विश्वसनीयता है, न वस्तुनिष्ठता है, न वैधता है और
तो इसलिए इनमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एक बार फिर से आप लोग के सामने आया है कि यूजीसी ने अंकीय ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत ए के लिए कितने अंक होते हैं। ठीक है, यूजीसी अंकीय ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत ग्रेड ए में कितने अंक होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वहाँ पे क्रेडिट में दोस्तों ये पूछा था, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे कि क्रेडिट प्रणाली में यूजीसी ने कितने अंकों को ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बदला है और जाके पेपर में और 10 मार्क नहीं आ जाना है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे दो तरह का आप लोगों के सामने क्वेश्चन करवाए। एक था अभी जिसमें पूछा था क्वेश्चन कि क्रेडिट प्रणाली में यूजीसी ने कितने अंकों का ग्रेडिंग प्रणाली विकसित किया है, तो वो 10 अंक होंगे वहाँ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बदला है और दिया है कि यूजीसी की अंकीय ग्रेडिंग प्रणाली में अंतर्गत ग्रेड ए में कितने अंक होते हैं। तो जब हम आप लोगों को बताए थे कि जब ओ होता है तो 10 होता है, ए प्लस होगा तो 9 होगा, जब ए होगा तो आपका 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 8। ठीक है, और इसके बाद जब बी प्लस होगा तो वहाँ पे 7 हो जाएगा, बी होगा तो 6 हो जाएगा, सी होगा तो आपका 5 हो जाएगा, और तो फिर ऐसे आपका घटता जाता है। ठीक है, ए बी होगा मतलब अनुपस्थिति तो 0 हो जाएगा, एफ होगा तो आप लोग फेल मतलब 2 हो जाएगा, पी होगा पास मतलब 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है। और ग्रेडिंग सिस्टम किस क्लास ने हमने जो सबसे लास्ट वाली क्लास थी मूल्यांकन वाली, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से एक मैप के जरिए आप लोग को बताए थे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, भाषाई अभिव्यक्ति, और फिर तार्किक प्रस्तुति, जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, और विषय का परिज्ञान। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज की क्लास में हम लोग लगभग 29 क्वेश्चन किए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग की, उसमें हम लोग विगत वर्षों से संबंधित लगभग महत्वपूर्ण जितने क्वेश्चन आ चुके हैं विगत वर्षों में, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन जो होता है उसको नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो आप लोग को डाले तो आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों ये रहा क्लास। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग यहाँ क्लास समाप्त करते रहें, इसलिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हिंदी साहित्य वाले के साथ बन के प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद आज के क्लास के लिए, थैंक यू।